नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। पिछले एपिसोड में आपने सुना वर्धमान नामक वणिक पुत्र के धन कमाने के लिए जाते वक्त जंगल में बैल संजीवक के फंस जाने और नौकरों द्वारा उसे छोड़कर भाग जाने की कहानी, जिसके बाद संजीवक की हुंकार से जंगल का राजा पिंगलक भी डर गया। पर ऐसे में पिंगलक के शिकार पर जिंदा रहने वाले गीदड़ दमनक उसे न डरने की सलाह देते हुए गोमायु गीदड़ की कथा सुनाई। अगर आप इस पूर्व कथा को सुनना चाहते हो तो पंचतंत्र कथा का इससे पहले का यानी कि पिछले शनिवार का एपिसोड यहीं हमारे साहित्य तक चैनल पर सुने। दमनक ने गोमायु गीदड़ की जो कहानी सुनाई वो अब मैं आपको सुना रही हूँ। इसका नाम है गीदड़ और ढोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए हुए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस कदर से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और फिर ढमाढम ढमाढम की गुंजायमान आवाज होती। एक गीदड़ उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वो बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को तो सुना नहीं था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। गीदड़ छिपकर ढोल को देखता रहा, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन गीदड़ झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ के नीचे से उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। गीदड़ बड़बड़ाया, ओ, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। गीदड़ फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं कोई सिर नजर आया और न ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और गीदड़ उछल कर पीछे जा गिरा। अब समझ आया, गीदड़ ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही गीदड़ बोला, ओ गीदड़ी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। गीदड़ी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? गीदड़ ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वो निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। गीदड़ गीदड़ी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठ गए और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारों को फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, गीदड़ बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने की आवाज के साथ ढोल के भीतर हाथ डाल दिए और लगे टटोलने।
लेकिन अंदर तो कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वो माथा पीट कर रह गए। यहाँ सीख ये मिलती है कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। बहरहाल ये कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, भाई मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं, तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूं? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक भी करेंगे। तो भी आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक से पता न लगा लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ ही क्यों न डालना पड़े या फिर समुद्र ही पार करना पड़ जाए। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री का पद छिन जाने के कारण वो खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए ये भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझे ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। जिसके डर से सिंह की आवाज निकल रही थी, वो तो एक मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वो लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देखकर संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने जवाब दिया, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूं। पिंगलक को आश्चर्य हुआ। अच्छा, सच में? पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वो महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक ने मन का क्षोभ छिपा कर कहा, ऐसा ही सही, वो सचमुच महान है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूं। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूं। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है क्या? दमनक बोला, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूं। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूं। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्रा कर बोला, ओरे दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकारने गरजने की तुझे हिम्मत कैसे हुई भला? संजीवक ने पूछा, ये पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वो देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारे स्वामी पिंगलक हैं। ये सुनकर संजीवक की कपकपी छूट गई। वो कातर स्वर में बोला,
भाई, तुम तो चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछकर आता हूं। वो पिंगलक के पास जाकर फिर बोला, स्वामी, वो कोई मामूली जंतु नहीं है, वो तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वो नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा भी करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, ये सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला ये प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह डकारता हुआ निर्भय विचरण तो कर नहीं सकता। खैर, ये बता कि अब वो कहता क्या है? दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया है कि ये वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वो प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर, तुम तो धन्य हो। मैंने उसको अभयदान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास जा पहुंचा। बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना, कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण न कर बैठना। मैं समयानुकूल ही शासन करूंगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वो राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतल की तरह दुख भोगते हैं। संजीवक ने पूछा, ये दंतल कौन था? दमनक ने आगे जो कथा सुनाई उसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का, यानी कि अगले शनिवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गईं। भाषा थी संस्कृत। हालांकि उस जमाने में कागजों पर दर्ज न होने के चलते ये कहीं भी मूल रूप से पुस्तकाकार नहीं है, पर वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी ये जिंदा रही। अब विलुप्त हो चुकी पंचतंत्र की मूल संस्कृत कृति संभवतः 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच किसी भी समय के अस्तित्व में आई थी। कुछ साक्ष्य बताते हैं कि इसका रचना काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। इसकी महत्ता इसी से ज्ञात होती है कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। खास बात यह है कि मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ भी है, जिसकी मुख्य नीति है मित्र भेद, मित्र लाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने के बाद सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती है। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कहानियों की कड़ी में हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां आप मुझसे सुनेंगे। मैं हूं सारिका पंकज, जिसने आप तक ये कहानी आज अभी पहुंचाई। अगले शनिवार को फिर मैं लेकर आऊंगी पंचतंत्र की अगली कहानी, जिसकी चर्चा हमने की है। तब तक के लिए करिए इंतजार और दीजिए अनुमति। नमस्कार।